जादुई 5 गाउन का घर। वीरपुर गांव में रिद्धि अपनी माँ पार्वती के साथ रहती थी। पार्वती गर्भवती थी और उसका 9वां महीना चल रहा था। रिद्धि के पिता एक किसान थे। एक शाम रिद्धि के पिता खेत में काम कर रहे थे, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद पार्वती और रिद्धि का ध्यान रखने वाला कोई नहीं बचा और पार्वती ने भी बच्चे को जन्म देते वक्त अपने प्राण त्याग दिया। पार्वती ने एक लड़की को जन्म दिया। अब रिद्धि का इस दुनिया में कोई नहीं बचा। वो अपनी जन्मजात बहन को लेकर सड़कों पर आ गई। चाची, मेरी बहन के लिए थोड़ा सा दूध दे दो चाची, वो बहुत भूखी है, वरना मेरी बहन भी माँ बाबा की तरह ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ चाची। कुछ दिनों तक तो गांव वालों ने रिद्धि पर तरस खाकर उसे खाने पीने की चीजें देते रहे, लेकिन अब गांव वालों ने भी रिद्धि की मदद करना छोड़ दी। एक रात रिद्धि की बहन अन्नू बहुत रो रही थी। अन्नू, तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, मैं बस अभी आई। उसके बाद रिद्धि अपनी गांव की औरतों के पास जाती है और कहती है, चाची दरवाजा खोलो चाची, मेरी बहन बहुत भूखी है चाची, मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो चाची, मेरी मदद करो। कुछ दिनों तक तो गांव की औरतें रिद्धि को खाना दे देती है, परंतु कोई कब तक उसे खाना देता। फिर जब एक दिन रिद्धि की बहन अन्नू दूध के लिए बहुत रो रही होती है। बहन तो चिंता मत कर, मैं अभी दूध लेके आती हूँ। फिर से रिद्धि गांव की औरतों से खाना मांगने जाती है तो वो औरतें कहती हैं, अरे तू फिर से आ गई, तेरा तो रोज रोज का यही ड्रामा है। देख, रात का समय है और सब अभी खा पीकर सो रहे हैं, तू कहीं और जाकर मांग, हमारे पास तो जैसे भिखारन को देने के लिए दूध नहीं बचा, चल भाग यहाँ से। आ जाती है नींद खराब करने डेली डेली। रिद्धि ने उस रात गांव के हर एक घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी ने उसे धुतकार कर भगा दिया। निराश होकर रिद्धि रोते हुए घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बकरी दिखी। वो बकरी रिद्धि के पास आकर रुक गई। रिद्धि जल्दी से उस बकरी का दूध निकालती है और फिर उस बकरी के दूध को अपनी बहन अन्नू को पिलाती है। हम इंसानों से कई गुना ज्यादा अच्छा तो ये बेजुबान जानवर होते हैं। हे बकरी माता, हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो बकरी एक परी में बदल जाती है और रिद्धि से कहती है, रिद्धि, मैं एक परी हूँ और तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। मैं इस गांव में पिछले 1 महीने से घूम रही हूँ। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है कि आजकल के लोग इतने स्वार्थी कैसे होते जा रहे हैं। उन्हें दूसरों की मजबूरी क्यों दिखाई नहीं देती है? लोग इतने निर्दयी कैसे हो रहे हैं? कल ही मैं एक शादी में गई, जहाँ एक गरीब लड़की की शादी इसलिए टूट गई क्योंकि उसकी माँ ना तो उसके लिए अच्छा लहंगा खरीद पाई और न ही दहेज के पैसे जुटा पाई, जिस वजह से उसका बारात उसके द्वार से आकर लौट गया। उस बेचारी की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मर गई। परी जी, क्या दुनिया में हम जैसे गरीब और अनाथ लोगों को जीने का हक नहीं है? अगर नहीं है तो भगवान ने हमें ऐसा जीवन दिया ही क्यों? बताइए ना परी जी। घबराओ नहीं रिद्धि, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है। तुम अपनी बहन के साथ आओ मेरे साथ। उसके बाद परी रिद्धि को जंगल में ले जाती है। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो परी जी? तुम बस चलो तो मेरे साथ। अरे ये क्या 5 गाउन का घर? परी जी, इतना सुंदर घर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। और ये सब कौन है? वहाँ पर और भी लड़कियाँ थी। परी उनका परिचय कराते हुए कहती है, रिद्धि, ये 5 गाउन का घर है और ये सब आज से तुम्हारा परिवार है। और इससे मिलो, वो जो मैंने तुम्हें शादी टूटने वाली बात बताई थी ना, वो यही लड़की है। इसका नाम है आरती। और ये नेहा है, ये पूजा है। आज से तुम सब यहीं पर रहोगी और यहाँ तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब से तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जादुई घर में तुम्हें जो चाहिए वो हर चीज मिलेगा। और हाँ, अब से तुम्हें कहीं भी ऐसे गरीब और असहाय लोग दिखे, उन्हें अपने साथ इस जादुई गाउन घर में ले आना। और वो भी तब से हम सबके साथ एक अच्छी जिंदगी बिता पाएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अब से सब लोग एक साथ प्यार से रहना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है
और फिर रिद्धि अपनी बहन के साथ खुशी खुशी उस जादुई गाउन घर में रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब रिद्धि को किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। वो लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी एक दिन जंगल में एक दो शिकारी शिकार के लिए आए। तभी उसे वो जादुई 5 गाउन का घर दिखा। अरे अद्भुत, भला जंगल में गाउन का घर बनाकर कौन रहता होगा? और ये घर कितना सुंदर है। ऐसा घर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाँ भाई, अगर हम इस गाउन के घर की फोटो लेकर शहर के नामचीन अमीर लोगों को दिखाए, फिर तो वो हमें इस अद्भुत घर की मुंह मांगी रकम देंगे। उसके बाद वो शिकारी उस जादुई 5 गाउन के घर का फोटो ले लेता है। तभी वहाँ पर पूजा और रिद्धि आ जाती हैं। आप लोग कौन है और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? ए लड़की, तू इस जंगल में क्या कर रही है? ये जंगल हमारा घर है और हम इसी जादुई 5 गाउन घर में रहते हैं। अगर आपको हमारे साथ इस घर में रहना है तो आप रह सकती हैं। हाँ, भले ही हमारा घर दिखने में छोटा है लेकिन अंदर से ये बहुत ही बड़ा है। बकवास बंद कर अपनी। ये गाउन का घर अब से हम लोगों का है, समझी? अब जल्दी से तुम लोग ये घर खाली करो। एक तो हम तुम्हारे साथ इज्जत से बात कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमें इस घर से निकालने की धमकी दे रहे हो। हम धमकी नहीं देते, हमें जो चीज पसंद आती है हम उसे हासिल करके रहते हैं। उसके बाद शिकारी पूजा और रिद्धि को धक्का दे देता है और जबरदस्ती जादुई गाउन घर में घुसने की कोशिश करने लगता है। तभी गाउन घर से आवाज आती है। रुक जाओ दुष्ट इंसान, इस घर के अंदर सिर्फ नेक दिल और मजबूर लोग ही जा सकते हैं। अगर कोई बुरी नियत वाला इस घर के अंदर आया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। चुप कर गाउन के घर, मैंने कई सालों से इस जंगल पर राज किया है। हमें देखकर तो शेर तक दूर भागते हैं, फिर तो चीज ही क्या है, हम तो तुम्हें हासिल करके ही रहेंगे। शिकारी जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है तभी गाउन के घर से आग का गोला निकलता है और शिकारी वहीं जलकर भस्म हो जाता है। उसके बाद सभी उस जादुई घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और उस दिन के बाद से कोई भी बुरा इंसान उस गाउन घर में जाना तो दूर, उसे देखने तक से डरने लगता है। बहुत समय पहले की बात है, कश्मीर के एक छोटे से गांव जहां पूजा अपने छोटे से घर में अकेले रहा करती थी। पूजा इस दुनिया में अकेली थी क्योंकि समय से पहले ही उसके माता पिता का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बूढ़ी नानी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उसकी नानी भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनका भी समय बहुत नजदीक ही था। पूजा और उसकी नानी इकट्ठे बहुत सारा टाइम बिताया करते और साथ में बहुत सारा काम भी किया करते। पूजा और उसकी नानी पास में फैक्ट्री से पीस उठाकर लेकर आया करती थी और घर पर उन्हें बनाया करती थी, जिससे वो कुछ पैसे कमाया करती थी और अपनी नातिन और अपना ख्याल रखा करती थी। घर का गुजारा किसी तरह से चल रहा था, लेकिन पूजा की जिंदगी में बहुत सारे दुख लिखे हुए थे और अब उसकी नानी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद पूजा का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। पूजा अब अपने छोटे से घर में अकेली रह जाती है। उसकी नानी ने पूजा के बचपन में एक आम का पेड़ अपने घर के बाहर लगाया था, जो बहुत अच्छा और बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर लगे आम बहुत मीठे हुआ करते थे और उन आम का नाम था रसगुल्ला आम। रसगुल्ला खाने में बहुत मीठे थे, जो भी उसे खाता वो बार बार उसे ले जाता। ये सब देखते ही पूजा अपने पेड़ को बहुत अच्छे से रखती और फिर जब भी उस पेड़ पर आम आया करते, उन आमों को बेचकर वो अपना पालन पोषण खुद किया करती। आम बेचकर उसे बहुत ज्यादा फायदा होता था और उन्हीं पैसों से वो अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। पूजा बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी और साथ ही साथ वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करती थी। बाजार में जो आम बिक जाया करते थे वो उन्हें बेचकर फिर वापस आया करती थी। रास्ते में उसे जितने भी गरीब बच्चे या बूढ़े लोग मिलते थे वो उनके बीच अपने मीठे आमों को बांट दिया करती थी।
उसी गांव में कुछ गुंडे आया करते थे जिससे सभी लोग डरा करते थे। ऐसी ही एक दिन की बात है। रोजाना की तरह पूजा बाजार में आम बेच रही थी। तभी वहां पर वो गुंडे आते हैं और वो पूजा के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम रोजाना यहाँ आम लगाती हो? ये आम मीठे तो है ना? हाँ हाँ, बहुत मीठे हैं। इसे रसगुल्ला आम कहा जाता है। ये अपने मिठास के लिए ही प्रसिद्ध है। एक बार जो खाता है वो बार बार ले जाता है। ये सारे आम मुझे दे दे लड़की, मेरे भाई बहुत भूखे हैं, मैं उन्हें खिलाना चाहता हूँ ये आम। ठीक है, ये सारे आम आप ले जाओ और मुझे इसकी अच्छी रकम दे दो। तुझे मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं तुझे पैसे दूंगा? ये सब मैं मुफ्त में लेकर जाऊंगा। ये पूरा गांव मुझसे डरता है और मुझे ये सारे आम मुफ्त में ही देने होंगे। लेकिन तेरी हिम्मत भी कैसी हुई, तूने मुझसे पैसे मांगे? इतना कहकर वो गुंडे उसके सारे आम ले जाते हैं और पूजा देखती रह जाती है। गुंडे वो आम बड़े शौक से खाते हुए रास्ते से जा रही होते हैं और पूजा उनसे कुछ नहीं कह पाती और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। और दूसरी तरफ गुंडे अपने अड्डे पर पहुंचकर अपने सभी भाईचारों में वो आम बांट देते हैं और सभी बहुत खुशी से वो आम खाते हैं और आम खाने के बाद सभी पानी पी लेते हैं, जिसके बाद सभी गुंडों के पेट खराब हो जाते हैं। लगता है आम खराब थे, मुझे ये आम नहीं लेने चाहिए थे। ये जरूर उस लड़की की चाल है, उसने हमें खराब आम दिए ताकि हम सबका पेट खराब हो जाए। मैं अभी जाता हूँ और उसे मजा चखाता हूँ। सभी गुंडे एक साथ पूजा के ठेले पर जाते हैं और पूजा को वापस इतने सारे आम बेचते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं और उससे कहते हैं, मैंने तुझे आम के पैसे नहीं दिए तो तूने सारे आम में कुछ ऐसा मिला दिया जिससे हमारा पेट खराब हो गया। हम सब ने आम खाया और हम सबका ही पेट खराब हो गया। तुझे क्या लगता है हम तुझे छोड़ देंगे? आप मुझसे कैसे बात कर रही हो? आप इतने बड़े हो, कम से कम आप मुझे डराओ तो मत। मैं ये आम रोजाना बेचती हूँ और आम के अंदर मैं घुस के इसमें कुछ मिला नहीं सकती। आप जरा अपनी अकल लगाकर सोचो कि आप मुझसे क्या कह रहे हो। तो हमें बता, हमारा पेट कैसे खराब हो गया? वो गुंडे अपनी बात कहते रहते हैं परंतु पूजा उनकी एक बात नहीं सुनती और फिर सभी गुंडे मिलकर पूजा को बहुत मारते हैं। मुझे मत मारो भाई, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं अपना खर्चा खुद चलाती हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। मेरे पास आम थे, वो मैंने आपको दे दिए। आपकी अपनी गलती की वजह से आपके पेट खराब हुए हैं। जरूर आप लोगों ने आम खाने के बाद पानी पिया होगा। तूने हमें खराब आम दिए तभी हमारा पेट खराब हुआ और अब हम तुझे इतना मार कर जा रहे हैं कि तू अब कम से कम 1-2 महीने के लिए खड़ी नहीं हो पाएगी। पूजा मार खाने के बाद इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि उससे चला भी नहीं जाता और वो अपने घर में पड़ी रहती है और ऐसे ही पड़े रहने की वजह से उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जाती है। पूजा के आस पड़ोस वाले पूजा को बाहर ना निकलता देखकर डर जाते हैं। क्या हुआ? पूजा बहुत दिनों से बाहर नहीं निकल रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? रोजाना आम बेचने मार्केट जाती थी, अब तो मार्केट में भी नहीं दिखती। लग रहा है उसे शायद कोई बीमारी हो गई है। अरे बहन, हमें चलकर उसके घर जाकर देखना चाहिए कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना, वरना वो ऐसे पड़े पड़े अकेले मर जाएगी बेचारी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, हम लोग ही उसको सहारा दे सकते हैं। फिर सभी लोग मिलकर पूजा के घर जाते हैं और देखते हैं कि पूजा खाट पर पड़ी हुई है और उसको बहुत जगह चोट आ रखी है। ये सब देखकर सभी लोग उससे पूछते हैं तो पूजा उन्हें अपनी दर्द भरी बातें बताती है। उन गुंडों ने तो हम सबका ही जीना हराम कर रखा है। क्यों ना हम सब मिलकर उन गुंडों की कंप्लेंट गांव के नेता से करें और नेता ही हमें उनसे बचा सकता है। अरे तुम लोगों को क्या पता, ये नेता गुंडे पुलिस वाले सब आपस में मिले होते हैं। तुम सब मिलकर यहाँ पर इस बच्चे का ख्याल रखो और इसे कुछ खाने पीने को दो। इसकी गहरी चोटें इसको बहुत तकलीफ दे रही होगी। मुझे यकीन है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन हम सब पड़ोसियों को मिलकर इसको सहारा देना होगा। अब सभी पड़ोसी उसकी मदद करते हैं और उसे कई दिनों तक ऐसे ही खिलाते पिलाते रहते हैं। कुछ दिनों बाद पूजा ठीक हो जाती है और वापस से चलने फिरने लगती है।
पूजा वापस से अपना पेट पालने के लिए अपने पेड़ से आम तोड़कर ले जाती है और मार्केट में बेचती है। दोबारा गुंडे आते हैं और उसके सारे आम पूरे मार्केट में बिखेर कर चले जाते हैं। ये सब देखकर पूजा वापस से रोने लगती है। इस पूरे मार्केट में इन गुंडों को मुझसे ही दिक्कत है। ये गुंडे भी मुझसे लड़ रहे हैं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उनके पास इतनी हिम्मत ही है तो मार्केट में बाकी आदमियों से लड़कर दिखाए। एक छोटे से बच्चे पर अपना क्या हक जता रहे हैं। पूजा अपनी बातें करते करते अपने सारे आम समेट रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। क्या तुम मुझे अपनी टोकरी से कुछ आम दे दोगी? मेरे परिवार का एक कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरा पूरा परिवार मुझसे बिछड़ गया और मैं इस गांव में आ गई, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या तुम मुझे 2 आम खिला सकती हो? तुम्हारा बहुत भला होगा बेटी। हाँ अम्मा, मैं आपको आम जरूर दूंगी। आप तो कई दिनों से भूखी दिख रही हो। पूजा बहुत दयालु किस्म की लड़की होती है और वो हमेशा लोगों की मदद करती है। और जब वो बूढ़ी औरत को अपनी आम की दुकान के पास आम मांगता हुआ देखती है तो उससे रहा नहीं जाता। वो बूढ़ी औरत को 5 आम दे देती है। बूढ़ी औरत उन आमों को झटपट खा लेती है और बूढ़ी औरत को झटपट आम खाता हुआ देखकर पूजा समझ जाती है कि बूढ़ी औरत सच में बहुत दिनों से भूखी है और उसे मदद की बहुत जरूरत है। तभी पूजा उससे कहती है, माँ जी, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों ना हम दोनों साथ में रह ले। मेरा इसी गांव में एक छोटा सा घर है और मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ लगा है जिन आमों को तोड़कर मैं बेचती हूँ और उसी से अपना घर का खर्चा चलाती हूँ। अगर आप मेरे साथ रहोगी तो मैं आपकी भी देखभाल कर सकूंगी और हम दोनों मिलकर मार्केट में अपना काम अच्छे से चलाया करेंगे। पूजा की बात सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है क्योंकि उसे रहने के लिए एक छत मिल जाती है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी थोड़ी देर बाद पूजा अपने घर उस बूढ़ी औरत को अपने साथ ले आती है और फिर उसकी देखरेख करती है और कई दिनों तक ऐसे ही दोनों बहुत हंसी खुशी रहने लगती हैं। पूजा को उस बूढ़ी औरत में अपनी नानी दिखाई देती है और वो अपनी नानी की तरह ही उस बूढ़ी औरत की सेवा पानी करती है। बूढ़ी औरत उसके घर में बहुत खुश होती है और एक दिन जब रात को पूजा सो रही होती है तब वो बूढ़ी औरत उसके कमरे में जाती है और अपना रूप बदल लेती है और परी के रूप में आ जाती है। इस बच्ची के पास कुछ ना होने के बाद भी इसने मेरी पूरी मदद की और मेरी परीक्षा में ये पास हो गई। मैंने जैसा सोचा था ये वैसी ही निकली। इसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, जबकि इसके पास खिलाने के लिए 2 रोटी तक नहीं थी। फिर भी इसने मुझे अपने साथ रखा। इतने अच्छे दिल वाली लड़की होने के बावजूद ये इतनी कठिनाइयों में रह रही है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी मदद करूं। इतना कहकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और कहती है, इस बच्ची को दुनिया की हर खुशी दे दो और इसे रहने के लिए अच्छा घर, खाने के लिए ढेर सारा खाना और कपड़े आदि दे दो। जैसे ही परी अपनी छड़ी घुमाती है और ये सब कहती है, पूजा का घर एक छोटे से घर से बड़ा घर बन जाता है और पूजा पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। साथ ही साथ पूजा के घर के बाहर खड़ा आम का पेड़ और भी बड़ा हो जाता है। पूजा जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसका छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल गया है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान होती है और वो पूरे घर में उस बूढ़ी औरत को ढूंढती है। अरे, ये सब अचानक कैसे हो गया और मेरी नानी जैसी दिखने वाली बूढ़ी औरत कहाँ गई? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? पता नहीं वो कहाँ गई होंगी, कैसी हालत में होंगी और ये पता नहीं मैं कौन से घर में आ गई। पूजा जब बूढ़ी औरत को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि वो तो अपने गांव में ही है, लेकिन उसका वो छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल चुका है और उसमें सारी जरूरत की सामान रखे होते हैं। तभी पूजा समझ जाती है,
मुझे लगता है ये सब उन बूढ़ी औरत का ही किया है, क्योंकि कल तक तो मेरे घर में खाने पीने की कोई भी चीज नहीं थी और मेरा घर एक छोटा सा घर था। लेकिन रातों रात ऐसा हुआ क्या जो ये सब बदलकर इतना अच्छा हो गया कि मुझे अपना घर ही पहचान में नहीं आ रहा। और फिर बूढ़ी औरत भी घर पर नहीं है। इसका मतलब वो कोई मामूली बूढ़ी औरत नहीं थी, वो कोई परी थी। लेकिन जो भी हो, जिसने भी मुझे ये सब दिया हो, मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी दिक्कतें थी। मैं अपनी इस छोटी सी उम्र में कैसे सब कुछ सहन कर पाती, और उन गुंडों ने तो मेरा जीना हरामी कर दिया था। अब मैं बाजार में अपने आम की दुकान नहीं लगाऊंगी। पूजा इतना कहती है कि तभी घर में से आवाज आती है, तुम चाहो तो अपने आम की दुकान लगा सकती हो, तुम्हें किसी से भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। और तुम बिल्कुल ठीक समझी, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, मैं एक जादुई परी थी और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती थी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहती थी, और तुम्हें पता है कि तुम उस परीक्षा में पास हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने तुम्हें ये सब अपनी मर्जी से दिया है। अब से तुम मेरी नजरों के सामने ही रहोगी। तुम बाजार में अपने आम लगा सकती हो और किसी की कोई हिम्मत नहीं जो तुम्हें कुछ भी कह दे। अरे, मेरा घर तो एक जादुई घर बन चुका है, मेरा घर बोलता भी है। मैं तो बहुत खुश हूँ। परी जी, आपने मेरी मदद की और मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज अगर आप ना होते तो मुझे वो गुंडे बहुत परेशान करते। इतना बोलने के बाद पूजा अपने आम को वापस से इकट्ठा करती है और मार्केट में बेचने जाती है, और साथ ही साथ पूजा गरीब लोगों की मदद भी करती है। ये सब करता देख पूजा के व्यवहार से गरीब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें एक सहारा मिल गया था जो उनका पेट भरता था और उन्हें भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। अब पूजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। पूजा अपनी आम की दुकान भी बड़े शौक से लगाया करती और गरीबों की मदद भी किया करती। साथ ही साथ वो अपने इतने बड़े घर में आराम से रहा करती और जिंदगी की मौज लेती।